डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कानपुर प्रयागराज में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज में आपाधापी की स्थिति मच गई है। दोपहर तक 102 बाल रोगी नए अस्पताल में भर्ती किए गए। नवनिर्मित वार्ड में 540 बाल रोगी भर्ती हैं। 115 मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। कानपुर में अब तक 36 लोगों में डेंगू होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक यूपी के जिलों में कोई कारगर कदम उठाने की जरूरत नहीं की है। अधिकांश जिलों में न तो फॉगिंग हो रही है और न ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी सिर्फ कागजों में एडवाइजरी जारी करके चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की जमीन पर यह दंगा करवाने वाले लोग हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह तय किया जा चुका है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मुजफ्फरनगर की धरती पर आए हैं। सभी का धन्यवाद। अब हम लोग यूपी मिशन पर काम करेंगे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब आज़ादी का आंदोलन 90 साल तक चल सकता है तो किसानों का आंदोलन कितने दिन चलेगा मुझे नहीं मालूम। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं किसान तो मर जाता तो पार्लियामेंट में जाता जहाँ पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से ले गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर रहे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। देवरिया जिला की बरहेज में सरयू नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों से स्थिर है। नदी खतरे के निशान से 1.65 मीटर ऊपर बह रही है। सरयू नदी के दियारा में विश्व प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा के आश्रम में बाढ़ का पानी भर गया है। आश्रम जाने वाले मार्ग पर 5 फीट पानी भरा हुआ है। 2 दर्जन गायें ऊंचे चबूतरे पर बांधी गई हैं, जिनके सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को भदोही जिले के इनार गांव पहुंचे। वहां समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से आयोजित शिक्षक अधिवेशन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल सपा सरकार के समय हुए शिलान्यास पर लोकार्पण कर रही है। यह सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बताएं कि 4 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम किया हो जिसका उन्होंने शिलान्यास भी किया हो और लोकार्पण भी किया हो। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में एक तरफ किसान नेता लगातार केंद्र सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थन में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से अपील की है कि वे किसानों के दर्द को समझें। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में आज प्रदर्शन के लिए लाखों किसान जुटे हैं, वो हमारे ही खून हैं। हमें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनका दर्द समझें, उनका नजरिया देखें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने पुरुषों की SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में उन्होंने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से पटकनी दी। भारत का यह 5वां गोल्ड है। पैरालंपिक खेलों में कुल पदकों की संख्या भारत की 19 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक का आज शानदार समापन हो गया। भारत की तरफ से अवनी लेखरा ध्वजवाहक बनी, जिनका पूरे स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य में गणेश चतुर्थी पर जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। केवल पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों की अनुमति होगी। गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान भोजन और प्रसाद के वितरण की भी अनुमति नहीं होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद फिर से नए मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 4 दिन से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के नए मामले तीसरी लहर का संकेत हो सकते हैं, जिसमें केरल हॉट स्पॉट साबित हुआ है। बीते 24 घंटे में 308 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक कुल 68.72 करोड़ लोगों को टीके की खुराक लग चुकी है।
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार सुबह नदी तैरने गए 5 लोगों की नदी में डूबने की खबर है। कन्हान नदी में नहाने गए 5 युवक गहरे पानी में समा गए, जिन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। पाक की बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में आज सुबह बम धमाके से दहल उठी। धमाके में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की है, जो विकसित देशों विशेष रूप से अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस के पुलिस अधिनियम का परीक्षण करे और मसौदा तैयार करे और एक नया पुलिस मॉडल बिल प्रस्तुत करे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर आज 44 अध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। जनपदों में जिलाधिकारियों के माध्यम से इन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल लाने वाले नोएडा डीएम सुहास एल यथिराज ने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। नोएडा के डीएम की पत्नी ऋतु सुहास ने कहा कि उन्हें अपने पति पर नाज है और गर्व महसूस हो रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम नोएडा सुहास एल को फोन कर बधाई दी और कहा कि उन्होंने प्रशासनिक ड्यूटी करने के साथ पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतकर एक नया इतिहास रचा है। अमृतसर में 1.5 साल से कोविड के चलते भारत में फंसे पाक तीर्थ यात्रियों के 98 लोगों का जत्था आज अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भारत ने भेज दिया। हिंदू समुदाय का जत्था पाक से तीर्थ यात्रा के लिए भारत आया था तथा कोरोना लॉकडाउन के चलते भारत में ही फंस गया था। उपरोक्त जानकारी पुलिस प्रोटोकॉल अधिकारी अरुणपाल सिंह ने दी। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेंगी, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। 30 सितंबर को मतदान होना होगा। 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना ममता बनर्जी के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं कानपुर में केशव मौर्य ने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। उनके बेटे डॉक्टर नईम ने आरोप लगाते हुए कहा कि 92 वर्षीय गिलानी का निधन 1 सितंबर की रात को हुआ था और 2 सितंबर तड़के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटों ने कहा कि गिलानी के निधन के बाद पुलिस और सरकारी अधिकारी उनके पिता के शव को जबरदस्ती ले गए, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके शव पर पाकिस्तानी झंडा डाला गया था, जिससे शांति भंग होने की संभावना थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार कराया गया है। गिलानी के निधन पर पाक पीएम इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा है कि कश्मीर के सबसे सम्मानित नेता गिलानी के शव को छीनना और फिर उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज करना भारत के नाजी प्रेरित आरएसएस बीजेपी के शासनकाल में फांसीवाद की तरफ बढ़ने की एक और मिसाल है। गिलानी के निधन के साथ घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कमर टूट चुकी है। अब कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जो घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कमान संभाल सके। भारत ने इन सभी की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। ऐसे में पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि अब घाटी में अलगाववाद का झंडा वो किसके हाथ में बुलंद कर सकेगा। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठा गिलानी के एक रिश्तेदार को रजामंद करने की तैयारी में जुटा हुआ है। 5 जून के हालिया संस्करण में इन्फोसिस को लेकर 4 पन्नों की एक और स्टोरी प्रकाशित की गई है। इसमें इन्फोसिस पर आरोप लगाने के साथ यह भी कहा गया है कि आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद को संगठन का मुखपत्र माने जाने वाले इस पेपर से संबंध होने से इनकार कर दिया है। कवर स्टोरी में पूछा गया है कि देश विरोधी ताकतें इन्फोसिस के जरिए भारत की आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इन्फोसिस पर अतीत में नक्सलियों, वामपंथियों, टुकड़े टुकड़े गैंग की ज्यादा मदद करने के आरोप लग चुके हैं। इस लेख में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली वेबसाइट डेवलप करने के बाद उसमें आ रही दिक्कतों को भी उजागर किया गया है। हालांकि आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि 5 जन संघ का मुखपत्र नहीं है और इस लेख में लिखे गए विचारों से आरएसएस को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये संगठन के विचार नहीं बल्कि लेखक के स्वयं के निजी विचार हैं। वहीं इन्फोसिस ने इस पर कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।